सैलाब आया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, जहां बुधवार को प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला है। दरअसल कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही मची है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यहां बाढ़ के हालात बन गए हैं। लिहाजा कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से घर तबाह हो गए हैं। कई प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से कुल्लू जिले के मणिकरण घाटी में अचानक बाढ़ आ गई है। बादल फटते ही अचानक पानी का सैलाब आ गया, जिससे दर्जनों घर और टूरिस्ट कैंप क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रशासन लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। चोज गांव में इस आसमानी आपदा के आने के बाद सैलाब जैसी नौबत देखने को मिली है। जगह जगह सड़कें और इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि एक पुल के भी टूटने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस सैलाब में 6 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही 7 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। 3 प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान हुआ है। खतरे को देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, नदियों के किनारे ना जाएं। कुल्लू के एसपी गुरदेव शर्मा ने बताया कि जिले में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन टीमें मुस्तैदी से बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। आपको बता दें, कुल्लू में बादल फटने से कई नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। नदी नाले सभी उफान पर हैं। फिल्म मेकर लीना मणिक मेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर विवाद पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बयान दिया है। महुआ ने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में काली के पोस्टर विवाद पर लीना का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए मां काली मांस मदिरा स्वीकार करने वाली देवी हैं। इस बात की हर किसी को आजादी है कि वो अपने भगवान की किस तरह से कल्पना करता है। इस पर किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से पूजा की जाती है, जिस पर हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूं और काली की पूजा करती हूं, तो ये मेरी आज़ादी होनी चाहिए कि मैं उनकी कल्पना किस तरह से करूं। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी की भावनाएं आहत होनी चाहिए। मुझे भी उतनी ही आज़ादी है जितनी किसी और को, कि वो अपनी देवी काली को शाकाहारी की तरह देखते हैं। उनके इस बयान को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा के इस बयान से किनारा कर लिया। टीएमसी की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि महुआ मोइत्रा की ओर से दिया गया बयान और मां काली पर उनके विचार उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर दिए हैं और पार्टी किसी भी तरीके से इसका समर्थन नहीं करती है। तृणमूल कांग्रेस कड़ाई से ऐसे बयानों की निंदा करती है। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया। लोगों को तारापीठ में मां काली के मंदिर आकर देखना चाहिए कि उन्हें क्या भोज चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि पूरे विवाद की जड़ में फिल्म मेकर लीना मणिक मेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली है, जिसका उन्होंने पोस्टर रिलीज किया। इसमें मां काली बनी एक्ट्रेस को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में मां काली के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा भी दिखाया गया है। 2 जुलाई को इस पोस्टर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। कई यूजर्स ने मेकर्स पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और उन्हें अरेस्ट करने की भी मांग की जा रही थी। इस मामले में डायरेक्टर लीना मणिक मेकलाई के खिलाफ दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने केस दर्ज किया है। लीना पर अपनी डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर से धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। पुलिस ने उन पर धारा 153A, 295A के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही यूपी में भी लखनऊ, गोंडा और लखीमपुर में लीना के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं। फिर जाहिर हुआ उद्धव का दर्द। शिंदे पर लगाया दगाबाजी का आरोप। कहा तोड़ दिया शिंदे ने भरोसा। पीठ में छुरा घोंपने की कही बात। ये अल्फाज हैं पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के लिए, जिनका दिल टूट चुका है, जिनका भरोसा चकनाचूर हो चुका है और जो लबों पर मंद मुस्कान लिए भीतर ही भीतर व्यथित हुए जा रहे हैं। लिहाजा उनका दर्द एक बार फिर जाहिर हुआ है और उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पीठ पर उनके उस साथी ने खंजर घोंपने का काम किया है जो उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। उद्धव ने कहा कि शिंदे को उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वे उनके साथ ऐसा कर जाएंगे, उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनके इस तरह के आरोपों पर एकनाथ शिंदे की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा
कि पार्टी के अन्य 39 विधायकों को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने एक बयान में ऐसा कदम उठाने के पीछे कारण भी बताए। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सरकार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, मुंबई ब्लास्ट, वीर सावरकर और हिंदुत्व से संबंधित मामलों में निर्णय लेने में नाकाम रही थी। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और इसलिए, और दूसरी बात है, जो हमारे 40-50 विधायक जो है उनके चुनाव क्षेत्र में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि अन्य जो हमारे घटक पक्ष है वो उनको जो वहाँ पर उनके सामने जो पराजित हुए थे उनको उनकी ताकत बढ़ाने का काम अन्य घटक पक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनकी अपेक्षा होती है डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, जितने भी मूलभूत जो काम है डेवलपमेंट के, वो अपेक्षा रहती थी। लेकिन हमारे एमएलए जो है, विधायक जो है, वो नहीं कर पा रहे थे। फंड की कमी थी और बाकी सब समस्या थी, और इसलिए हम लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ जो है उनसे बातचीत की इसके बारे में कि हम इसमें करेक्शन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई और हम उसमें सफल नहीं हुए दुर्भाग्यवश, और इसलिए ये भूमिका हमारे 40-50 विधायकों ने ली। उद्धव ठाकरे के आरोपों पर सीएम शिंदे का कहना है कि उन्हें जो कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा वो कदम किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने कहा कि सब कुछ नियमों के दायरे में हुआ है। हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे। इस देश में लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। और आज हमारे पास मेजॉरिटी है, जितनी 2/3 लगती है उससे ज़्यादा है, और इसलिए जो निर्णय हम लोगों ने लिया है वो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, और स्पीकर ने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। और लड़ाई जो कानून की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बारे में भी जब लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में गए थे, उनको भी कोर्ट ने डांटा है, फटकारा है। तो निश्चित रूप से हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम किया नहीं है, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कोर्ट निर्णय लेगा। एकनाथ शिंदे एक जमाने में ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। उसके बाद जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उनका कद बढ़ता चला गया। निचले स्तर से सीएम बनने तक के सफर पर भी उन्होंने चुटकी ली और कहा कि रिक्शे ने आज मर्सिडीज को भी पीछे छोड़ दिया है। मैंने कहा है उस पे, वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर पर विराजमान हैं। आज वो बतौर मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले कुछ वक्त में बीजेपी और उनके खेमे की संख्या बढ़कर 200 के भी पार जा सकती है। जाहिर है उनका इशारा महाअघाड़ी सहयोगी दलों में और टूट-फूट की संभावनाओं को लेकर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस खबर से घर चलाने वाली गृहिणियों की चिंता बढ़ सकती है। जी हां, महंगे घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों से आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से इजाफा किया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर यानी कि रसोई गैस आज से महंगी हो गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में आज से 50 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आज से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी लागू हो गई है।
इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में रसोई गैस 1053 रुपए में मिलेगी। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम 1052 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। कोलकाता में 1079 रुपए तो चेन्नई में 1068 रुपए 50 पैसे देने होंगे। 5 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और इसमें 18 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 834 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1003 रुपए हो गई है। 14 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पिछली बार 19 मई 2022 को 4 रुपए बढ़ाई गई थी। इससे पहले दिल्ली में 7 मई को कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर थी। इसके बाद 7 मई को एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया। इससे पहले 22 मार्च को भी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 949 रुपए 50 पैसे थे। दिल्ली में अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच एलपीजी सिलेंडर के दाम 899 रुपए 50 पैसे थे। दूसरी तरफ 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम एक बार फिर से घटाए गए हैं। इसकी कीमत में 8 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर कम की गई है। बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई को भी इसके दाम 198 रुपए घटाए गए थे। इस कटौती के बाद कई शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 198 रुपए सस्ता हो गया था। इस महीने में अब तक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में दूसरी बार कटौती की गई है। आज की कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में अब ये 2132 रुपए में मिलेगा। वहीं मुंबई में इसकी कीमत 1972 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2177 रुपए 50 पैसे हो गई है। भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल के मुकाबले देश में कोविड-19 के नए मामलों में 23.5% का उछाल आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 16,159 नए केस दर्ज किए गए हैं। इन 24 घंटों के दौरान कोरोना से 28 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि इससे पहले देश में कोरोना के 13,086 नए मामले सामने आए थे। नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,35,47,809 हो गई है। वहीं देश में अब तक कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,270 हो गई है। जहां देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,212 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.26% है, जबकि भारत का रिकवरी रेट अब 98.53% है। पिछले 24 घंटे में कुल 15,394 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,29,07,327 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में पिछले 24 घंटे में 737 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संक्रमण की डेली पॉजिटिविटी रेट 3.56% दर्ज की गई है, जबकि वीकली रिकवरी रेट 3.84% है। तो वहीं मृत्यु दर 1.21% है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,95,810 वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अब तक कुल 198,20,86,763 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों से केरल से सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आज नए मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ गया है। तो तमिलनाडु में भी फिर से कोरोना पैर पसारता दिख रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र से 3,098 नए मामले सामने आए हैं, तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है,
तमिलनाडु से 2662 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद केरल 2603 नए मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है, तो पश्चिम बंगाल से 1973 और कर्नाटक में 839 मामले दर्ज किए गए हैं। 59.15% नए मामले इन 5 राज्यों से हैं, जिनमें 19.17% नए मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। हालांकि पिछली लहर के मुकाबले इस साल कोरोना का प्रभाव कम है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के सक्रिय मरीजों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।